हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको सभी अच्छे से पेपर में याद करके जाना है। तो सभी के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और सभी के आंसर्स देखने हैं। तो शुरू करते हैं हम एक एक से सभी के आंसर। तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय की इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा तक के लिए इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहे और आपकी तैयारी कराते रहेंगे, है ना। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सभी याद करके जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हैं हम देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया था। तो 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। आप इसको याद रखेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए इसे। 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी। यहाँ पे देखिए, आप अस्थायी शब्द पे ध्यान देना है आपको। स्थायी शब्द पूछे गए यदि तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये याद रखना है। अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये समता के अधिकार के अंतर्गत। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कुल 19 अधिवेशन हुए। तो आपको ये याद रखना है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति के विषय में चर्चा की गई है। तो ये बहुत ही मेहनत से ये पूरा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किन अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति के विषय में चर्चा की गई। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो वो करते हैं राज्यपाल, गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्य मुख्यमंत्री की। तो आपको ये याद रखना है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। भाग 4 में है वो। देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं। तो वो है अपने मध्य प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की प्रणाली नहीं है। आप ये अच्छे से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। अगला है संसदीय कार्यपालिका का अर्थ लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संसदीय कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद रखिए। धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया जाता है। तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लेंगे। अब हम आगे सही विकल्प देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा में इनमें से सही विकल्प की जगह खालिस्तान में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य उत्तर में भी। तो आपको ये अच्छे से सभी याद कर लेने हैं। तो बड़ी ही देर में इस वीडियो को तैयार कर पाऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पास्ट व पास्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल कर चुका हो। तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलते हैं उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। किस प्रणाली में, फर्स्ट पास्ट व पास्ट प्रणाली में। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है। तो देखिए, इसे अभी मैंने बताया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष, देखिए आपको याद रखना है, स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी अध्यक्ष वो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले दो देशों के नाम लिखिए। तो वो है राष्ट्र यानी कि अमेरिका और ब्राज़ील। ये प्रमुख दो देश हैं जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में शामिल हैं। देखिए अब आगे है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वो है 11 है। देखिए, कानून का शासन किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सभी कानून
देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, यही कानून का शासन कहलाता है। तो आप इसे याद कर लेंगे। अगला है संविधान संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार ही संपत्ति का अधिकार है, इसे याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। देश के संविधान लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है, तो वो है न्यायपालिका। वित्त विधेयक का प्रमाणीकरण किस किया जाता है? वित्त विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। वित्त विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सरकार के प्रधान एवं उनके साथियों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के प्रधान और उनके साथियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन किस पत्र में रहता है? तो वो अधिकार पत्र में। जो अधिकार जनता को प्राप्त होते हैं उसे अधिकार पत्र में वर्णित किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान, खाली स्थान जो आपके पूछे जाने हैं त्रैमासिक परीक्षा में। इनमें से कई सारे पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में खाली स्थान एक लिखित दस्तावेज है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। अगला है 1947 के जापान के संविधान को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शांति संविधान कहा जाता है। सन 1947 के जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है ना, आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल खालिस्तान अनुच्छेद हैं, तो वो है 22। अगला है अनुच्छेद 32 में खालिस्तान प्रकार के लेखों का वर्णन किया गया है, तो वो 5 प्रकार के लेखों का वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ की प्रणाली है? तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य शासन प्रणाली है, आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य शासन प्रणाली है। खालिस्तान लोकतंत्र में सारे फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारे फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो बेगार कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेगार किसे कहते हैं, तो उसे आप लिखेंगे मूल्य चुकाने के लिए बिना श्रम कराने की प्रथा को, यानी बिना मूल्य दिए श्रम कराते रहना बेगार कहलाता है, तो आपको ये याद रखना है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया निर्वाचन, तो प्रतिनिधि इसमें सही आंसर आ जाएगा। देखिए, निर्वाचन की क्रिया, जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने की क्रिया को निर्वाचन कहते हैं। अगला है मताधिकार के लिए आयु सीमा कितनी है भारत में? तो 18 वर्ष है। भारत की केंद्रीय विधायिका को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो वो संसद के नाम से जाना जाता है। सही जोड़ी मिलाओ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ियां हैं, ये सभी याद कर लेनी है, एक भी नहीं छोड़नी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी के आंसर हैं। सूची पद्धति तो स्विट्जरलैंड। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार। राज्यसभा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 19 में मूलभूत स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं। संविधान संशोधन विधि 6 वर्ष। सभी के आंसर आप देख लीजिए। देखिए, इसी प्रकार से पूरे आंसर आपके हो जाते हैं। ये टॉप सभी हमने आपको खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, एक वाक्य में उत्तर, विकल्प सभी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप इन सभी को याद करके यदि परीक्षा में जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, इनके आंसर अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक से निकाले गए हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये सभी याद कर लेने हैं। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है,